देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने कल काबीना की मीटिंग में 9 मई को मुल्क में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इस अज़्म का इजहार भी किया है कि किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी और शरपसंदों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। इस हवाले से उनका कहना था कि अगर मैं भी कहूँ कि किसी शरपसंद को छोड़ दो तो मेरा हुक्म ना माना जाए। वो क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं मजीद। कि जो प्लानर्स हैं, जिन्होंने मनसूबाबंदी की है, जिन्होंने इस बलवाइयों को उकसाया, उनको लीड किया, अपने सामने ये तोड़ फोड़ और घरों को आग लगाई, और दूसरे जो बड़े पुराने रेलिक्स हैं उनको उठाकर जमीन पर फेंका, उनको तोड़ा और शहीदों और गाजियों की बेहुरमती की, वो किसी रायत के वो काबिल नहीं हैं। उनको हर सूरत कानून के कटहरे में लाना होगा, और अगर वजीर आजम भी कहे कि इस फलां को छोड़ दो तो वजीर आजम का हुक्म मानने से इनकार कर दो, और बेगुनाह को किसी सूरत भी उसको आप तंग नहीं करेंगे। वजीर आजम भी कहे कि इसको तंग करो तो आप वजीर आजम का हुक्म नहीं मानेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की जानिब से बयानात का सिलसिला जारी है और हर एक के मुतालिक पार्टी छोड़ने की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। आज मुख्तलिफ रहनुमाओं ने जो बयानात दिए वो आपको सुनने के काबिल हैं। उनमें अली जैदी साहब ने खासे जज्बाती अंदाज में जो कहा, आइए वो आपको सुनवाते हैं। अगर इमरान खान की जिंदगी में मुझसे तहरीक इंसाफ छुड़ाना चाहते हो, खुदा की कसम इस माथे पे गोली मार दो उधर गोली। ये मेरी जमात है। तेईस साल मैंने दी है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारी पार्टी के अंदर से ये आवाजें निकालते हैं जो खुद नहीं करते कुछ, जो करते हैं उनको गिराने के लिए ये घटिया बातें करते हैं। कोई मुझे प्रेशर नहीं दे सकता पीटीआई छोड़ने का, कोई भी नहीं दे सकता। इमरान खान भी मुझे निकालेगा, मैं चौकीदारी का काम मेरी जमात है, मैंने बनाई है, 23-24 साल दिए, सब कुछ दिया है। इसी तरह साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात और पार्टी के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने 9 मई को पेश आने वाले वाक़यात की मज़म्मत की और फौज के हवाले से एक बयान दिया, आइए वो भी सुनते हैं। मैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और ये कभी भी नहीं होने चाहिए, और इसके ऊपर जो तहकीकात हों और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं चाहे पीटीआई के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ मामलात का ताल्लुक़ है, इसकी वजह अहम तरीन वजह यह है कि देखिए हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है वो ये समझता है कि पाकिस्तान की फ़ौज से उसका ताल्लुक़ है, क्योंकि फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। लिहाजा इसी नुक्ता नज़र और इसके मद्देनज़र जो है वो हमें अपनी पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए, इसके मुताबिक ही हमने इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ना है। ऐसे में कुछ सीनियर रहनुमाओं ने हालात को देखते हुए न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि सियासत से ही दस्तबरदार होने का ऐलान किया है, और ये ऐलान किया आमिर कियानी ने भी, जो इमरान खान के पुराने साथियों में से और जनरल सेक्रेटरी पार्टी के थे। क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं। मैं पीटीआई से, उसकी मेंबरशिप से, बेसिक मेंबरशिप से, और उस जो अहदे मेरे पास उनको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, उससे मैं दस्तबरदार होता हूँ। और मैंने, और सियासत एज अ होल ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। मैंने
रियलाइज़ किया इट्स नॉट माई कप ऑफ टी कि मैं सियासत करूं, क्योंकि कोई ऐसी मुझे बज़ाहिर, मैं नहीं कहता कि होगा जमातों में कुछ, लेकिन मैं समझता हूं कि इतने लंबे सफ़र के बाद अगर मैं इस नतीजे पर पढ़ूँ तो मुझे उसको मुझे फर्मली उसके ऊपर खड़ा होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला मैं बिल्कुल यकीन से ये कह रहा हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ये सियासत जो है नहीं करनी। ऐसे में फिरदौस शमीम नकवी, जो कि साबिक अपोजिशन लीडर थे सिंध में, जिन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, वो खासे दिल गिरफ्तार नजर आए। उन्होंने पाक फौज के हक में क्या कहा और आवाम के मुतालिक क्या इंकशाफ किया, आइए वो भी सुनते हैं। बात ये है मेरे भाई, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम मुर्दा है, इसलिए पाक फौज जिंदाबाद। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आवाम से अपील की कि इमरान खान के पीछे ना जाएं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सियासत की खातिर मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। वो क्या कह रही थी, आइए वो भी सुनते हैं। खुदारा इस घमंडी आदमी को फॉलो करना छोड़ दें, ये सिर्फ आपको तबाही के रास्ते पर ले जा रहा है, और वो भी सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, सिर्फ अपने अज़ाइम के हुसूल के लिए ये आपको इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में आग लगाने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान में बर्बादी फैलाने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है। वगरना अगर इसे आपका इतना दर्द होता तो ये ऑन करता ना ये सारी चीजें। अदालत में तो इसने कहा मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, इसने तो ला ताल्लुकी का इजहार किया है इन तमाम कार्रवाइयों से। पहले उकसाता है फिर पीछे हट जाता है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वकील एतजाज अहसन ने भी 9 मई को पेश आने वाले वाकयात के ऊपर कई सवाल उठा दिए हैं। वो क्या बात कर रहे थे, आइए सुनते हैं। किधर है आईजी पुलिस, किधर है डीआईजी पुलिस, किधर है एसएसपी पुलिस? पहले तो कटहरे में इनको खड़ा करना चाहिए। ये कोई आजाद कश्मीर की फ्रंट लाइन पहाड़ियों पे नहीं हुआ कि फौज को 1 दिन लग जाता या 6 दिन। कोर कमांडर हाउस छावनी के अंदर, उस वक्त कोर कमांडर भी वही है, उसकी फैमिली भी वही, और कोई फौजी दस्ता नहीं गया। आर्मी चीफ को पहले ये पूछना चाहिए अपने उन यूनिट से जो इर्द गिर्द वहां थे कि आपको होश ही नहीं आया, आपने देखा ही नहीं कि कौन है। जाके वो निहत्थे नहीं थे, डंडे थे, पर उनके पास कोई नहीं था आछी असला। अब आछी असला लेके और फौज अगर घेरा डाले जिना हाउस का, कोर कमांडर की रेजिडेंस का, आपका कोर कमांडर वहाँ है, वो खतरे में, उसकी फैमिली निकले हैं, दीवार से सीढ़ी लगा, तो ये किसकी कोताही है? कोर कमांडर ने कहा जाता है कि बड़े टेलीफोन किए अपने कोलीग्स को, अपने मातहतों को, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। फौजी साथ रहता हो छावनी के अंदर और फौजी ना आए पहुंचे अपने कमांडर को डिफेंड करने के लिए, मुमकिन नहीं है पाकिस्तान फौज की। These are the questions which everybody is raising up according to themselves, और वो अपनी सोचों और सलाहियतों के मुनासबत से हर शख्स अपने हिसाब से बात कर रहा है इस वक्त, और तमाम सियासी जमातें एक हिजान किसी कैफियत में आवाम के साथ साथ नज़र आती हैं। इसकी वजह ये भी है कि सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने से सारे मसाइल मुल्क के हल हो जाएंगे? क्या तहरीक इंसाफ की इस टूट फूट के शिकार में जो सियासी मामलात हैं वो हल हो जाएंगे? क्या इस मुल्क में इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक और फेयर एंड फ्री अंदाज में हो जाएंगे? सवाल ये भी है कि क्या आवाम के माशी और बुनियादी मसाइल हल हो गए हैं, और अगर हल हो गए हैं तो फिर तो समझ में आता है कि हम इस तरह के एक जिसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट की सियासत, उसमें हम पड़ें। लेकिन अगर हल नहीं हुए हैं तो सोचना ये है कि इस सारी सिचुएशन में, सारी एपिसोड में आवाम कहाँ खड़े हैं, जमहूर कहाँ हैं, और इस मुल्क की मईशत कहाँ है, जो कि सबसे अहम फैक्टर है। इसी सब पे बात करेंगे जी। तो उससे पहले मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अकरम चीमा साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अख्वानज़ादा चट्टान साहब, मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन करेंगे सेनेटर राना मकबूल। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अकरम चीमा साहब आपकी तरफ आऊँगी। अकरम चीमा साहब, एक के बाद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि सियासत छोड़ नहीं ही रहे, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो छोड़ ही रहे हैं बल्कि सियासत भी छोड़ रहे हैं। तो ये जो शुरुआत हो गई है, ये कहाँ तक जाके रुकेगी, और इससे पार्टी को कितना डैमेज होगा अब इस सारी सूरत हाल के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब इज्जतदार लोगों के ऊपर सियासत के दरवाजे बंद किए जाएंगे, उनको थ्रेट्स दिए जाएंगे, उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए जाएंगे, तो इसी तरह की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आएंगी। असल में इशू क्या है?
ایشو یہ ہے کہ عوام کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں، بیانیہ کوئی موجود نہیں ہے کہ کس منہ سے الیکشن کروائیں، صرف الیکشن سے فرار کے لیے یہ ساری کی ساری کہانیاں گھڑی گئی ہیں۔ کوسچن اس وقت کیا ہے؟ کوسچن یہ ہے کہ عمران خان پہ جان لیوا حملہ جو ہوا وہ زیادہ خطرناک تھا یا گرفتاری زیادہ خطرناک تھی؟ جس وقت عمران خان صاحب کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا وہاں پر لاکھوں کا مجمع موجود تھا، وہاں پر کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا، وہاں پر کوئی کسی قسم کا گملہ نہیں ٹوٹا، پورے پاکستان کے اندر ریکارڈ پہ موجود ہے کہ احتجاج ہوئے اور کوئی اس طرح کی وائلنس نہیں ہوئی، تو گرفتاری پہ ہی کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ یہ سارے کا سارا پری پلانڈ ہے اور اس کے اندر امپورٹڈ حکومت اور اس کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب مکمل طور پہ ملوث ہیں، اور تمام پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکنان ہیں، جتنے بھی ایم این ایز ہیں، جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں، سب کے اوپر جعلی مقدمے بنا دیے گئے ہیں اور ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ یا تو پارٹی بدل لو۔ دیکھیں اب یہ پاکستان میں نہیں ہونے والا، یہ تجربہ آپ 5 سے 6 مرتبہ دہرا چکے ہو اس ملک کے اندر، اور اب اس پرانی ٹیکنالوجی کو دوبارہ دہرا کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ابھی بھی میں کہوں گا تمام اسٹیک ہولڈر سے کہ ہوش سے ناخن لیں اور پاکستان کو جینے دیں۔ اوکے، اخوان زادہ چٹان صاحب آپ کی طرف آؤں گے۔ اخوان زادہ چٹان صاحب، پہلے ہم نے دیکھا کہ الیکشنز ڈیلے ہوئے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ الیکشنز نہیں ہوئے جب کورٹس نے ڈیٹس بھی دیتی اس کے باوجود۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو ان ساری سچویشن کو دیکھتی رہی ہے اور حالات کو بہت بہتر طریقے سے جانتی ہے۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں جو فیصلے آتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں کہ انٹرنلی بھی جو بات ہو رہی ہے، اس میں بہت کیئرفلی چل بھی رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اب لیکن اس ساری سچویشن میں جو ابھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنی ہوئی ہے اور جو کہا جا رہا ہے خاص طور پہ کہ جی بین لگا دو، اور اب جیسے کہ بات ہو رہی ہے، ابھی اکرم چیمہ صاحب نے کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ پارٹی چھوڑ دو، سیاست چھوڑ دو، یہ تو وہی ہمیں لگ رہا ہے کہ پرانی ایپیسوڈ چل رہی ہے، اپوزیشن کی بھی، حکومت کی بھی، اداروں کی بھی۔ وہ اسکرپٹ تو سیم ہی ہے، کچھ چیز چینج نظر نہیں آ رہی۔ ہر 4 سال بعد ملک اسی طرح سے اسی سٹیچر پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور جو معاشی صورتحال ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی الیکشن کیوں نہیں ہوا، یہ تو ایک اس پہ تو میرے خیال سے 6 مہینے سے مسلسل بحث چل رہی ہے، میں اس پہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، ہر روز اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ماضی میں کیا ہوا، اب کیا ہو رہا ہے؟ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے یہ اب نہیں ہو رہا ہے۔ ماضی میں یہ ہوا تھا کہ ماضی میں لوگ کوشش کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے، آرمی سے یہ منت کر رہے تھے، اس پہ ان کے مخالفت کر رہے تھے کہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں۔ آرمی سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان کے نہتی شہریوں پہ بندوق نہیں اٹھائے، اگر کوئی مسلح شخص ہے تو اس کے اوپر آپ بندوق اٹھائے، یا پاکستان کا دشمن ہے اس پہ آپ بندوق اٹھائے، آپ ملک کے معصوم لوگوں پہ، نہتے لوگوں پہ جو اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرے، آپ اس کے راستے میں دیوار نہیں بنے۔ ماضی میں یہ ہوا تھا۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ ضد پکڑا ہوا ہے کہ ماضی میں جس طرح کے جنرل پیس صاحب نے، جس طرح کے مجھے باجوہ نے سپورٹ کیا تھا، مجھے تخت پہ بٹھایا تھا، اس طرح آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے اور مجھے اس طرح کے اقتدار میں لائے جس طرح کے ماضی میں لایا تھا۔ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ جا کے لوگوں کو توڑ رہے تھے، اب جو لوگ جا رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں توڑ رہے ہیں، وہ محب الوطن پاکستانی ہے۔ کوئی محب الوطن پاکستانی یہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ ہمارے شہداء کے مجسموں کے توہین ہو، اس کو جلایا جائے، جناح ہاؤس کو جلایا جائے، پاکستان کا جو پاور کا علامت ہے چاغی ماڈل اس کو جلایا جائے، یا پشاور کا جو ریڈیو اسٹیشن ہے اس کو جلایا جائے، یہ کوئی محب الوطن پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ان لوگوں میں نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ غیرت ہے۔ بہادر لوگوں کا دشمن بھی عزت کرتے ہیں۔ کرنل شیرخان جو وہاں پہ انڈیا میں شہید ہوا تو ان کے کمانڈر نے کہا کہ اس کے لاش کی توہین نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے اس کو عزت سے اور پھر اپنے گھر جا کے وہاں سے ان کے لیے چندن کے تیل لا کے اس کی داڑھی پہ لگا دیا، اور لاش کو رخصت کرتے وقت اس کی جیب میں ایک خط رکھا پاکستان کے لیے کہ میں آرمی
इंडिया के आर्मी कमांडर आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप लोग इस बंदे को तमग़े शुजात दे रहे कि ये किस तरह अपने मुल्क के लिए 3 दिन इंडिया के पूरे एक पलटन के साथ ये लड़ा था। कोई भी पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि आप उस कर्नल शेर खान के, इस बहादुर बंदे के आप मुजस्समा उतारे, फिर इसका सर उतारे और फिर इसकी बेहुरमती करे, उसको तोड़ फोड़ करे। कोई पाकिस्तानी ये नहीं चाहता है कि आप जना के घर को जलाए। कोई पाकिस्तानी ये नहीं पसंद करता है कि चाहे कि जो डॉक्टर इसरार साहब ने कहा था कि ये यहूदी लाबी ने उसको प्लांटेड किया है, जो हकीम सईद साहब ने अपनी किताब में लिखा था, और जो मौलाना मोहम्मद अमीर भी जिगर ने कहा था कि ये यहूदियों का एजेंट है, जो इसके पारन फंडिंग में से साबित हो रहा है कि 352 मल्टीनेशनल कंपनियों ने पैसा दिया है, 37 गैर मुल्कियों ने पैसा दिया है। लोगों को, कुछ लोगों को यकीन नहीं था, लेकिन ये काम इसने जो किया, इस पे सारे लोगों ने आंखें खुल गई, लोगों को पता चल गया कि ये है कौन। और मुझे ये बताए, इमरान खान किस चीज की लड़ाई लड़ रही है? क्या इंसानी हुकूक के लिए लड़ रहा है? क्या ये जमहूरियत के लिए लड़ रहा है? क्या ये इस मुल्क में महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? ये तो इख्तिदार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे तो पीटीआई के लोगों पे अफसोस हो रहा है, मेरा तो हमदर्द है पीटीआई के लोगों के साथ, जिस तरह के उन्होंने छोड़ दिया पीटीआई के लोगों को। कितने पीटीआई के खवातीन जेलों में हैं, कितने पीटीआई के लीडर्स जो हैं वो जेलों में हैं, कितने वर्कर जेलों में हैं। लेकिन इमरान खान साहब जब भी तकरीर करते हैं तो वो 2 नाम लेते हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा और ये बुशरा बीबी को गिरफ्तार करना चाहते हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इनका नाम तक नहीं लेते हैं। तो आज जो लोग पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं, वो कोई एस्टेब्लिशमेंट उसको नहीं तोड़ रहे हैं, ये कोई हुकूमत उसको नहीं तोड़ रहे हैं। इन लोगों को इस मुल्क से मोहब्बत है। कोई भी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के आर्मी के साथ कोई दुश्मनी करे। माजी में भी हुआ है, फातिमा जना ने आर्मी चीफ के साथ लड़ाई हुई है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, असफ अली जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, सबकी इनके साथ लड़ाई हुई है। लेकिन एक आदमी के साथ लड़ाई में आप इतना इस हद तक नहीं जा सकते कि आप पूरे इदारे पे आप चढ़ाई कर दें। इनके शुहदा की भी, जिन्होंने अपना कल अपना आज हमारे बच्चों के कुर्बान किया है, कि आप इनकी तस्वीरों की भी हुर्मती करें और उनको जलाए। सेठी, अगर आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आपकी भी पाकिस्तानी होने पे मुझे शक है। वरना कोई मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी जो तजलील किया है इमरान के और इसके टोले ने, और आप कह रहे हैं कि ये हम नहीं थे। भाई, ये आपका जो भांजा था एहसान नियाज़ी, उन्होंने जनरल नेजी के, जिस तरह की जनरल नेजी के वर्दी का नुमाइश हर साल इंडियन करते हैं, क्या उन्होंने कोर्ट कमांडर की वर्दी की इस तरह का पूरी लाहौर में चक्कर नहीं लगवाया? क्या ये जो आपके ऑडियो आ रहे हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने हैं, क्या ये आपके वर्कर नहीं है? इनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है? तो मेरा मसला ये है कि ये लड़ाई पुरानी जिस तरह के थे, ये इस तरह के हालात नहीं है। इन्होंने जो कुछ किया है, ये कुल्ला अपने मुल्क के साथ, अपने आर्मी के साथ, अपने इदारों के साथ दुश्मनी की है, और कोई मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अच्छा, इसमें अक़वानज़ादा चट्टान साहब, अभी एतजाज़ अहसन आपकी पार्टी के सीनियर आदमी, उन्होंने एक बात की है, भी हमने शॉर्ट भी सुनाया, आपने सुना होगा, उन्होंने इस सारी सिचुएशन पे कि वो ये कह रहे हैं कि सिविल इंतज़ामिया कहाँ थी जब ये सारी सिचुएशन हो रही थी, कहाँ है आईजी, कहाँ है डीआईजी, इन सबको कटहरे में लाओ, इन सब के ख़िलाफ़ केस होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में तो कोई जा ही नहीं सकता कहीं। इतनी ये कोई बॉर्डर की बात थोड़ी हो रही, तो सेंटर ऑफ द सिटी की बात हो रही है, और इस तरह की सूरत हाल, तो ये तो हुकूमत की प्री प्लान साजिश लग रही है। ये तो एतजाज़ अहसन साहब कह रहे हैं। देखिए, हमारे पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो हमारे चेयरमैन ने वशगाफ अल्फाज में कई बार बयान किया है। एतजाज़ अहसन साहब पीपल्स पार्टी में होंगे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो जाहिर है। एतजाज़ अहसन साहब या कोई और जब इस तरह की बातें करते हैं, वो चाहते हैं कि जो इमरान खान का साजिश था कि लाश ही गिर जाए, क्योंकि उनको पता था कि पुलिस ये लोगों को नहीं मारेंगे, क्योंकि पुलिस भी तो हमने पेट्रोल बम फेंक के उनके तो सर फोड़े, उन्होंने तो हम पे फायरिंग नहीं किया, लोगों को नहीं मारा।
इमरान खान को लाश चाहिए था, इमरान खान को नहीं। इमरान खान के पीछे जो लोग खड़े हैं, जो पाकिस्तान के अजली दुश्मन है, जिन्होंने इमरान खान पे फंडिंग किया है, जिसको इस काम के लिए तैयार किया है, इन लोगों को ख्वाहिश था कि पाकिस्तान के अवाम के लाशें गिर जाए आर्मी के हाथों। लेकिन मैं अपनी आर्मी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने दुश्मन के इस एजेंडे को नाकाम बना दिया कि उन्होंने लोगों के लाशें नहीं गिराए। अगर एक बिल्डिंग गिर जाता है, बिल्डिंग दोबारा भी बन सकता है। अगर कोई गाड़ी जल जाती है, गाड़ी दूसरा भी खरीदा जा सकता है। लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर किसी का बच्चा मर जाए तो वो वापस नहीं आ सकता है। अगर किसी का बाप मर जाए और इसके बच्चे यतीम हो जाए, वो वापस नहीं आ सकते हैं। तो एतजाज हसन साहब या कोई और हो, वो इस तरह की बात करे तो वो इसका मतलब ये होगा कि इनका ख्वाहिश भी यही था कि पाक आर्मी जो है वो अपने अवाम के, अपनी सिविलियन के लाशों को गिराए और इमरान खान के पीछे इस मुल्क के जो दुश्मन है, जो इमरान खान इसके एजेंडे पे है, इनके ख्वाहिशात की तकमील करे। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ है कि चलो बिल्डिंग जलाया गया, MM आलम की जहाज को जलाया गया, पता नहीं क्या कुछ इन लोगों ने जलाया, हमारी फौज की तनसीबात पे हमले कर दी। लेकिन ये अच्छा इकदाम किया है हमारे आर्मी ने कि उन्होंने सिविलियन के लाशों को नहीं गिराया और उन्होंने इमरान खान का और इमरान खान के पीछे जो दुश्मन है पाकिस्तान की, इनका वो एजेंडा जो है वो तकमील तक नहीं पहुंचाया। ओके, अकरम चीमा साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। जो बातें अभी कर रहे हैं ख्वाजादा चट्टान साहब और जो हुकूमत, ऑफकोर्स हुकूमती जो जितने भी स्पोक पर्सन है वो इसी तरह की सारी बात कर रहे हैं। आप लोग जो बात एक तरफ करते हैं, ख़ासतौर पे भी मैं एतजाज़ हसन साहब का भी सुन रही हूँ और आपकी पार्टी के मुख्तलिफ लोग भी कह रहे हैं, कल शौकत यूसुफजई साहब भी यहाँ कह रहे थे प्रोग्राम में कि देखिए हुकूमत साजिश कर रही है, हुकूमत शरारत कर रही है और इस सारे प्रोसेस में हुकूमत इन्वॉल्व है। तो सवाल तो ये भी है ना कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल क्यों नहीं कर सके उस तरह से कि आपने मौका तो प्रोवाइड फिर खुद किया है कि हुकूमत जो चाह रही थी, अगर आपको पता भी था कि हुकूमत यही चाह रही है, तो जो हुकूमत चाहती है अब वो हमेशा से उनको मौका क्यों फराम कर देते हैं फिर? देखिए रिदा, मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी के घर पे हमला करना, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाना, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। बिल्कुल इस मुल्क के अंदर इस रिवायत को ख़त्म होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इन वाक़यात के अंदर जो लोग भी मुलविस पाए गए उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। आज मेरा भाई अखूनज़ादा जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत में पागल हो रहा है पाकिस्तानी की फ़ौज की। पाकिस्तानी की फ़ौज के हर पाकिस्तानी जो है वो इज्जत करता है और पाकिस्तान की फौज को अपनी फौज समझता है। पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब बारहा इस चीज़ का ऐलान कर चुके हैं कि ये फौज है तो ये मुल्क है, जिसकी वजह से हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं। मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त जरदारी साहब इसी पाकिस्तानी फौज की ईंट बजाने की बात कर रहे थे तो मेरा भाई बिल्कुल उनकी पुष्ट के ऊपर खड़ा हुआ था। आप फुटेजेस मौजूद हैं, उस चीज़ को देख लें। तो आज इनका क्या बयानिया है, उस वक्त इनका क्या बयानिया था, उस वक्त इनका क्या बयानिया था जिस वक्त पैट्रियट बनाई जा रही थी और इनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा था और इसी प्रोसेस से ये गुजर चुके। आज ये उसी अमल का हिस्सा बनी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के साथ मिलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी कारकुनों को, तमाम जितने भी सियासी अकाबरीन हैं उनको इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। ये पाकिस्तान के अंदर रिवायत बन गई है कि हर 4 साल बाद एक को गद्दार कह दो, एक को मुल्क दुश्मन कह दो और दूसरे को जो है वो हीरो बना दो। कल के हीरो आज के जीरो और आज के जीरो कल के हीरो। ये रिवायत इस मुल्क के अंदर ख़त्म करनी पड़ेगी। सियासी पार्टियों को अपना काम करने दिया जाए और फौज का मैं समझता हूँ कि जो सियासत के अंदर रोल है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और फौज को अपनी पेशावराना जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए ताकि अवाम को किसी सूरत भी ये शक ना हो कि इन वाक़यात के पीछे आर्मी मुलविस है। देखिए गिरफ्तारी का ड्रामा किस तरीके से रचाया गया कि वहाँ पर हज़ारों की तादाद में इस्लामाबाद के अंदर पुलिस वाले मौजूद थे और उस दिन तो कोई भी इमरान खान साहब के साथ कोई बड़ा क्राउड भी नहीं था। जिस तरीके से वहाँ पर रेंजर्स को भेज के गिरफ्तारी करवाई गई और उसके बाद प्री प्लान तरीके से पूरे मुल्क के अंदर जो लोग जज्बात में बाहर निकले
اور انہوں نے جو حرکتیں کی، میں نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی انسانوں والی حرکت کی، انہوں نے کوئی اچھی حرکت کی. میں نہیں کہتا کہ یادگار شہداء کے اوپر جو حملہ ہوا وہ کوئی اچھا اقدام ہے. میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا چہرہ داغدار کرنے کی کوشش کی ان بلوائیوں کے ذریعے جو کہ حکومت نے بھیجے ہوئے تھے، اور اس میں لامحالہ اس میں جو پروٹیسٹرز ہیں وہ بھی موجود تھے، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. سینٹر رانا مقبول صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. سینٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بہت کم آ رہی ہے، دور سے. جی ابھی آپ کو ٹھیک آئے گی. سینٹر صاحب ایک تو بہت شکریہ، اور حکومتی نمائندے کے ساتھ ساتھ آپ ایک ظاہر سی بات ہے ایک سینئر آدمی بھی ہیں. رانا مقبول صاحب، آپ نے تو بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے اس ملک میں سیاست کے. 2018 میں جب معاملات ہوئے، نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے، وہ بھی آپ نے دیکھا. اس سے پہلے 90 کی سیاست میں جو ہوا وہ سب کچھ بھی آپ نے دیکھا ہے. یہ اسکرپٹ جو نظر آتا ہے، جو بار بار سب بات کر رہے ہیں کہ جی یہ تو وہی 4 سال بعد، ابھی اکرم چیمہ صاحب بھی بات کریں پی ٹی آئی کے کہہ رہے ہیں وہ کہ جی وہی ساری چیزیں ہر 4 سال بعد ایک پارٹی جو ہے وہ اسی طرح سے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر وہ ٹوٹ پھوٹ. اور آج اس طرح کے ایک کے بعد ایک پریسز ہوئے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور سب سیاست چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ پی ٹی آئی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. اور یہ وہی سیناریو لگ رہا ہے سارا جو پرانی طرز سیاست پہ ہوتا رہا ہے. تو کیا ہم لوگ نہیں سیکھ رہے ساری سچویشن میں حالات سے؟ اور پلس کیا وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی؟ کوئی نیا چینج پولیٹکس میں، پولیٹیکل جو فریم ورک ہے اور جو پولیٹیکل سٹیج ہے اس پہ کیا کوئی نئی چینجز ہمیں نظر نہیں آئیں گی؟ دیکھیں جی، آپ کا جو وری ہے سارے دوستوں کی بالکل درست ہے، لیکن یہ چیزیں سملر نہیں ہیں، آئیڈینٹیکل نہیں ہیں. ضیاء الحق کی جو ملٹری رول ہے اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو یہ آپس میں کلیش ہوتا رہا، اس کا پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ کا. پھر حکومت چلی گئی مسلم لیگ کی، پیپلز پارٹی کی آ گئی. پھر پیپلز پارٹی کی چلی گئی، پھر مسلم لیگ کی آ گئی. آپ مجھے بتائیں کہ اتنے بڑے جھگڑے جو ہوتے رہے ہیں، اور بعد میں وہ کلمینیٹنگ پوائنٹ آ گیا جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا. کون سا حملہ پیپلز پارٹی والوں نے کیا ہے کسی ملٹری انسٹالیشن پہ؟ کسی جہازوں کے اوپر کس نے کیا ہے؟ کسی اسکول کو کسی نے آگ لگائی ہے؟ کسی شہید کا مجسمہ جیسے کرنل شیر کا اٹھا کے اس کی گردن کاٹی ہے؟ کون سی قبروں کے اوپر شہیدوں کی قبروں کو مسمار کیا ہے اور ان کی تصویروں کو توڑا ہے؟ یہ کوئی واقعہ ہوا ہے آج تک؟ مجھے بتا دینا. چاہے وہ مسلم لیگ والے پیپلز پارٹی سے لڑے اور پیپلز پارٹی والے مسلم لیگ سے لڑے، یہ ایک یونیک واقعہ ہوا. اس چیز کے تھریڈ بیئر انالیسس کی ضرورت ہے. یہ کیوں ہوا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہوا. وہ اس لیے ہوا، اکرم چیمہ صاحب بڑے سوبر آدمی ہیں اور بڑے متوازن آدمی ہیں. یہ شاید اس میٹنگ میں تھے یا نہیں تھے جس دن ہمارے 2 جرنیلوں نے بریفنگ کی ہے اسی سیکیورٹی کمیٹی کو پارلیمنٹ میں، جس میں جنرل باجوہ تھے اور جنرل فیض حمید تھے. اور کیا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں. تو یک زبان پارلیمنٹیرین نے کہا خدا کے لیے یہ آپ نہ کریں، یہ نہیں ہو سکے گا. انہوں نے ہمارے لوگوں کے گلے کاٹے ہوئے، انہوں نے ہزاروں لوگ ہمارے مار دیے ہیں. وہ کوئی اکیلے نہیں ہیں، ان کے پیچھے جو ہیں مختلف طرح کی ایجنسیز کام کر رہی ہیں، جیسے موساد ہے، را ہے، ایون سی آئی اے ہے. ایک اسلامک ملک ہے، اس کو تارپیڈو کرنے کا طریقہ یہ بنایا ہوا انہوں نے. آپ نہیں کریں، آپ صلح نہیں کر سکیں گے. انہوں نے کہا جی نہیں. اور پھر انہوں نے صلح کی. 5000 آدمی جو ہے لا کے بسایا. اس میں جو بالکل جیٹ بلیک لوگ تھے جن کو 3 دفعہ سزائے موت ہو چکی تھی، انہیں جیلوں سے باہر نکالا اور پھر ان کو کہا کہ ہماری تو صلح ہو گئی ہے. پھر انہوں نے وہی کام کیا. ان کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ لوگ اپنے آپ سارا کچھ نہیں کر رہے، اس ملک کی بربادی کا سامان تو باہر سے ہو رہا ہے. تو یہ ان کے کیسے ہاتھوں چڑھے، یہ ایک انالیسس والی بات ہے. اور اب جی کیونکہ کمپوننٹ آپ دیکھیں، انہوں نے انہی جگہوں پہ اٹیک کیا ہے جس پہ ٹی ٹی پی کیا کرتی تھی. یعنی ایئر بیس پہ اٹیک کرو، ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک کرو، اسکولوں پہ اٹیک کرو، اور دیکھو جو میڈیا جو ہے، یہ ٹی وی جو ہے اس کے اوپر اٹیک کرو. یہ اپنی جو کلچرل کامنالٹی ہے نا، جو یہ نہیں کہ چیمہ صاحب جیسے لوگ، یہ تو شریف لوگ ہیں،
बाकी लोग जो हैं बड़े जज्बाती और बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट तबीयत के लोग हैं। आपने देखा नहीं कि 2014 में क्या हुआ था, जनेजो को जो उस वक्त एक्टिंग आइजर मार ही दिया था मौके के ऊपर, वो तो बड़ी मुश्किल से बचा है। कितने लोग जख्मी हुए थे, टीवी के ऊपर कैसे अटैक किया था। इन्होंने एक अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया है, इसलिए ये इस तरह से सिंप्लीफाई करने से बात नहीं बनती है। यू हैव टू गो डीप इनटू द एनालिसिस। और अभी भी अगर ये अपना करें और शोर करवाएं, अपने जो तफ्तीशें हो रही है उसमें अपनी बेगुनाही को भी करें, बताएं। और ये तो बार बार कहा भी जा रहा है कि किसी बेगुनाह को नहीं छोड़ा जाएगा और छेड़ा जाएगा, गुनाहगार को नहीं छोड़ा जाएगा। और मेरा तो अपना एम्फेसिस बड़ा जहाँ मेरी बात होती है कि खुदा के लिए जो तफ्तीश भी हो वो ईमानदारी से हो, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। जो बेगुनाह है वो बेगुनाह है, जो गुनाहगार है वो गुनाहगार है। इसलिए हम किसी के ऊपर लंप नहीं कर सकते। ये हमारी पॉलिटिकल लोगों की, जो लोगों को इस्तेमाल करने का गलत तरीकाकार है। हमें इनकी क्या जरूरत थी, हमें टीटीपी की क्या जरूरत थी, व्हाई डिड वी गेट द सपोर्ट ऑफ दी पी। तो इसलिए ये मामला बिगड़ा है, हम इसको जस्टिफाई इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम हमारे से खराब हुआ है, पॉलिटिकल लोगों से खराब हुआ है। जो आप लोगों ने जिस तरह एजुकेशन की है, तो ये कोई एजुकेशन करने का तरीका है कि जो रैलिक्स जो है जना के वो सारे के सारे जला दिए जाए। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हुई है हमारे पॉलिटिशियंस के। उस गलती को रिडीम और रेक्टिफाई करने का यही तरीका है कि गुनाहगारों को उनके हवाले नहीं कर सकते, कम से कम कह दें कि हमारे इनसे कोई ताल्लुक नहीं, इनको पकड़ें जो मर्जी करें, और बाकी अपनी पार्टीज को साफ कर लें। इसका ये तरीका है। इसका ये तरीका नहीं कि हम इसको जनरलाइज कर दें और उस वक्त भी ऐसे हुआ था, उस वक्त भी ऐसे हुआ था। ये पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी है अब पीटीआई, इन्होंने एक नया कल्चर इवॉल्व कर लिया। जो दुश्मन, आपको याद है कितनी दफा हमारे जब भी इंटरेक्शन हुआ तो हमेशा मैं ये कहता था खुदा के लिए ये प्रोवोकेटिव लैंग्वेज ना इस्तेमाल करो, ये इस तरह ना करो, तानो तकनी की बात ना करो, अल्फाज की चॉइस को बेहतर करो, अपने डिक्शन को बेहतर करो। जो कहते हैं ना कि तलवार का जख्म मिट जाता है, बात का जख्म नहीं मिटता, तो ना करो ऐसे। इनको बिला वजह मामला को इतनी ज्यादा हिद्दत ना दो। पॉलिटिकल गेम तो एक पेशेंस की गेम होती है, तो लेकिन ये इन्होंने बात नहीं मानी और आखिरकार जहां तक हम पहुंचे हैं। अब अल्लाह करे अभी भी रिट्रीवल तो हो सकता है अगर सही मानों में सही एंगल से, और फिर झूठ भी बंद कर दें। ये नहीं, हर जगह झूठ नहीं चल सकता। ऐसे मामलात में जो सारी चीजें लोगों ने खुद देख ली हैं, इनके अपने आदमियों की वीडियो आई हैं, ऑडियोज आई हैं। चौधरी एजाज जो मेरा दोस्त भी है पुराना, क्या उसने कहा, उसका कोई बनता था ये बात करने का जो उसने उसके लिए कही है कोर कमांडर हाउस के लिए। यास्मीन बेचारी बुजुर्ग औरत है, हमारे तो बड़ी पुरानी ताल्लुक वाली है, वो बेचारी किस खबेड़े में फंस गई, क्या वो बातें करती यही है। इसलिए मैं समझता हूँ बुराज शहीद ने क्या कहा कि हमने तो पिन पॉइंट कर लिए थे, हमने ठीक ठीक निशाने लगाए हैं। भाई कोई ये बात पॉलिटिशियन तय करने वाली है जो करते हैं, इसलिए डिफेंस कोई नहीं है, इट्स इंडिस्पेंसिबल। तो रिदा इसके ऊपर ये है कि इसका मदावा किया जा सकता है, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। राइट मदावा कैसे होगा अकरम चीमा साहब? मदावा किया जा सकता है लेकिन डिफेंड नहीं किया जा सकता, हुकूमती जमातें कह रही हैं। जी देखिए मैं ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर ये जो एहतजाज के अंदर ये तोड़ फोड़, ये जलाओ गिराओ, इस सियासत को मैं तो कहता हूँ कि दफन करने का ये बेहतरीन मौका है। जो अनासिर इसमें मुलविस हैं उन सब के ऊपर केसेस किए जाएं और उनको करार वाकई सजा दी जाए। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि नाकाबिले माफी है। जिस तरह शोधा की तजलील की गई और जिस तरीके से जहाज को जलाने की हरकत की गई, जिस तरीके से किसी के घर में घुस के तोड़ फोड़ करके उसको जलाने की कोशिश की गई, मैं कतन उन लोगों का हामी नहीं हूँ और कतन इस सियासत का हामी नहीं हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये सियासत चले। दुनिया इस वक्त कहाँ पहुंच गई है और हम अभी 70 साल के अंदर यही आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि हर 4 साल के बाद हमारे मुल्क के अंदर एक ही प्रैक्टिस दोहराई जाती है कि एक को हीरो कर दो, दूसरे को जीरो कर दो, एक को हीरो कर दो, दूसरे को जीरो कर दो। तो देखें ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस अब बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। अब या तो इनको टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी या इनको खुद हुकूमत में आना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान इन चीजों के साथ नहीं चल सकता। इकोनॉमी की सूरत हाल आपके सामने है, बेरोजगारी अरूज के ऊपर है, महंगाई अरूज के ऊपर है। इस वक्त हमारी जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त बंद पड़ी हुई है, पावर क्राइसिस है, खजाने के अंदर पैसा नहीं है
اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس وقت عروج کے اوپر ہے. اداروں کے اوپر حملہ کرنے کی مثال آج تک سپریم کورٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی نہیں کی گئی کہ حکومتی مشینری کے اما کے اوپر لوگوں کو وہاں پر سپریم کورٹ کے سامنے جمع کر کے اور سپریم کورٹ کے سامنے جو تقریریں کی گئی اور جس طریقے سے ہاتھ لہرا کے سپریم کورٹ کو چیلنج کیا گیا, تو اب قانون اور آئین تو اس ملک کے اندر بچا ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رائج ہے اور وہ پاکستان کے عوام کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے اور پاکستان کے سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. آج کوئی بغلے بجا رہا ہے, کل کو دوسرا بغلے بجائے گا. یہ اسی طرح چلتا رہے گا تو یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اوکے, بس ون لاسٹ کامنٹ آپ دونوں سے بھی لوں گی. اخوانزادہ چٹان صاحب ویری کوئکلی, کیونکہ ٹائم کم ہے. یہی بات جو کہ اکرم چیمہ صاحب نے کی کہ آج کوئی بغلے بجا رہا ہے, کل کوئی بجائے گا, سپریم کورٹ کے ساتھ جو کیا گیا وہ بھی کیا فیر اناف ہے؟ جی اخوانزادہ چٹان صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا چلے میں رانا آواز آ رہی ہے. جی میں نے کہا ریسپونڈ کر دیجئے. جی سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ سپریم کورٹ کے سامنے مظاہرہ کیا, کیونکہ سپریم کورٹ نے ہمارے لیے کوئی اور راستہ چھوڑا نہیں. جب آپ کے ہر راستہ بند ہو جاتا ہے سیاسی پارٹی کے لیے, سیاسی ورکر کے لیے, وہ احتجاج کرتے ہیں. لیکن مجھے بتائے کوئی ایک گملہ ٹوٹا, مجھے بتائے کسی کا گاڑی جل گیا, کسی کا دکان جل گیا, کسی کا راستہ رکا گیا. مجھے یہ بتائے جس سپریم کورٹ کے بعد چیمہ صاحب نے کی, کیا اس سپریم کورٹ کے جنگلوں پہ ان لوگوں نے گندے کپڑے دھو کے نہیں سکھائے تھے؟ اس کے جنگلے نہیں توڑے تھے؟ کیا ریڈیو پاکستان ایک پی ٹی وی ایک ادارہ نہیں ہے؟ کیا اس پہ حملہ نہیں کیا گیا تھا؟ فساد کا سیاست یہ اس سے پہلے کسی نے اس انداز میں نہیں کیا ہے, کیونکہ پہلے جو بھی تھے وہ پاکستان کی لیڈر تھے, اس کو کوئی فارن فنڈنگ نہیں تھا. یہ فارن فنڈنگ پارٹی ہے اور اس کو لایا گیا ہے. میں نے تو آپ کو 22 سال پرانی مثال دی, یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے قدم قدم پہ ثابت کر دیا ہے. لندن میں عمران خان صاحب کس کی کمپلین کے لیے گئے تھے پاکستان کے مخالفت تاریخ کے مقابلے میں؟ کس کی ایک یہودی کو سپورٹ نہیں کیا تھا. ان کے بچے اپنے ماں کے ساتھ اسرائیل کے, ان کا پاسپورٹ نکال کے, اس کا ڈیٹا نکال کے ریکارڈ دیکھ لیں کہ اپنے ماں کے ساتھ ان کے بچوں نے اسرائیل کی کتنی دوری کی ہیں. آج آپ دیکھ لیجیے ان کے لیے آواز کہاں سے آ رہی ہے. امریکہ سے ان کے لیے آواز اٹھ رہی ہے, اور آواز کون اٹھا رہے ہیں؟ زلمے خلیلزاد. آپ زلمے خلیلزاد کا ہسٹری مجھے پتا ہے, وہ امریکن نیشنل نہیں ہے, اس کو نیشنلٹی ملی ہے, لیکن بیسیکلی یہ افغان ہے. اور افغانستان میں ان لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور اس سوچ کے ساتھ, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہے, جو پاکستان کے بدترین دشمن ہے, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ ابھی کے ابھی تباہ ہو جائے. جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہیں, جتنے بھی پاکستان کے مخالفین ہیں, وہ سارے کے سارے آ کے اور عمران خان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہیں. تو یہ تو انپریزیڈنٹ ہے انہوں نے جو کچھ کیا, جو کچھ کر رہے ہیں. اور یا ادارے اس کو جس طرح, مجھے آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے اتنے جرم کیے تھے, کیا سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی, آپ جا کے اور اپنے مہمانوں کو بھی, اور آج آپ ریاست کے مہمان ہیں اور آپ کے مہمان بھی آ جائیں گے, گپے لگائے, اور صبح میں آپ کے لیے انتظام کر دوں گا. اور صبح اس طرح کا فیصلہ آیا کہ دنیا میں 2 قانون ہے, 3 قانون ہے, ایک جرگہ ہے, ایک شریعت ہے, اور ایک جو ہے پینل کوڈ کے قانون ہے. مجھے دنیا میں کبھی ایسا ملک بتائے, ایسا ادارہ بتائے, ایسا عدالت بتائے, جرگے میں بتائے, شریعت میں بتائے کہ کسی کو اس طرح کا ضمانت دیا ہے کہ جو آپ کو یاد ہے ان جرموں میں بھی آپ کی ضمانت, اگر آپ کو یاد نہیں ہے ان جرائم میں بھی آپ کی ضمانت, اور آئندہ بھی اگر آپ کوئی جرم کرے تو فلانا تاریخ تک آپ کو ضمانت مل رہا ہے. اس طرح کبھی ہوا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. قانون کو دوبارہ عمران خان کے لیے دیا, 7A میں قانون کو دوبارہ اس کے لیے لکھا گیا. آئین کہتا ہے کہ کسی نے اپنے پارٹی کے خلاف ووٹ دیا تو وہ نااہل ہوگا. ہمارے ٹھیک ہے, رانا مقبول صاحب کی طرف. اوکے, بٹ ون لاسٹ کامنٹ. آپ نااہل بھی ہوں گے, آپ کا ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا. اوکے, اس طرح کے فیصلے تو ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہے. تو اس میں ہم سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج نہیں کریں گے. تو مجھے آپ یہ بتائیں رضا, کیا وہ راستہ ہمیں بتائے, پھر ہم کیا کریں؟
मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती भाई। ये इमरान खान साहब के इन्वेस्टिगेशन में, तहकीक में और इसके करप्शन और इदारों के दरमियान खड़ा हुआ है। वो कहता है ये जो है सच मीनार फ्लावर है, इसको आप लोग हाथ नहीं लगाएंगे, इनसे आप लोग तहकीक नहीं करेंगे। क्या जरदारी साहब से तहकीक नहीं हुआ था? 90 दिन जेल में रिमांड पे नहीं रखा गया था? शहबाज शरीफ की तहकीकात नहीं हुई है? क्या कोई इदारा आके हमारे तहकीकात और इदारों के दरमियान खड़ा हुआ है? ओके अख्वान चिटान साहब, टाइम मेरे पास कम है। राना मकबूल साहब से भी मैंने इसी पे कमेंट लेना है, प्लीज आपकी इजाजत से। राना मकबूल साहब, ये जो बात कर रहे हैं करम चीमा साहब, एक तो इदारों के हवाले से, और आप तो खुद भी जाहिर सी बात है जो है वो वकील भी, और सारा सिनेरियो, ये जो सिचुएशन अभी कह रहे हैं करम चीमा साहब के, तो वो भी इंस्टीट्यूशन सबसे सुपीरियर आपके पास है, और उसके भी सामने जो हुआ, प्लस इकोनॉमी की बात, क्या ऐसी सूरत हाल जो हम आप डिस्कस कर रहे थे सिंस अ ईयर, जब से गवर्नमेंट आई है कि जी इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो आपके सामने, हमारे सामने, मतलब वो इतने इरिटेट हो गए। हमने देखा इसाक डार साहब 2 days अगो उनका स्टेटमेंट था, जी करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो। IMF को उन्होंने यहाँ तक कह दिया इस किस्म का जुमला वजीर खजाना होते हुए। सो ऐसी सिचुएशन में क्या हम, मैं आपको अर्ज करूं, पहली बात का मैं जो सुप्रीम कोर्ट की बात चीमा साहब ने की जी, ये जो ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, ये उन 3 ऑनरेबल जजेस के खिलाफ है जिन्होंने ये तय कर लिया है। अगर आपने रीमा उमर की जो एक तारीखी हैसियत कर चुका है उसका एनालिसिस, कि 18 केसेस अहम तरीन केसेस थे और वही बार बार जज उन केसेस में बैठाए गए। बाकी जो जज हैं जो बहुत सीनियर हैं और बड़ी इज्जत वाले हैं, क्या उनका क्या कसूर है, या वो इंसाफ नहीं करते, सिर्फ ये 3 इंसाफ करते हैं? आपका क्या ख्याल है, ये मुनासिब है? ये डिसइक्विलिब्रियम नहीं पैदा करता? हम कैसे, क्या हम तो 3 वो तो सुप्रीम कोर्ट तो राना मकबूल साहब, इसमें कल हमारे पास, कल परसों जावेद चौतारी साहब थे सुप्रीम कोर्ट बार के जो नाइब सदर हैं, और वो बार बार ये बात कर रहे थे कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे देख लें, डिफरेंट केसेस में देख लें, लाहौर हाई कोर्ट में देख लें, अलग अलग जजेस ने, और फिर जो बाकी केसेस बने उसमें भी 2-2 जजेस बैठे, इसीलिए, और डिफरेंट जजेस बैठे हर केस के लिए, ताकि इशू ना हो इसी बात का कि जो आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं। अब ये बार वाले खुद ये बात कर रहे थे, आई डोंट नो ये क्योंकि वो बेहतर जान सकते हैं और आप बेहतर जान सकते हैं। जी, बार वालों ने तो सिलसिला बहुत दफा प्रोटेस्ट किया है जी, जो लॉ बना है, जो प्रोसीजर का लॉ बना है सुप्रीम कोर्ट का जी, उसकी बुनियाद भी यही है। आबिद जुबैरी साहब भी यही कह रहे थे इनफैक्ट, यस जी, आर्बिट्रेरी यूज ऑफ जो है अपनी डिस्क्रेशन को आर्बिट्रेरी यूज करना एक सिंगल इंडिविजुअल यूज करता है। देखें, बात आप मुकल्लद बनते हैं तो अरशाद हसन खान के मुकल्लद ना बने, मुनीर अहमद के मुकल्लद ना बने, और साकिब निसार के मुकल्लद ना बने। मुकल्लद बनना तो कार्नेलियस का बने, हमूदुर रहमान का बने, राना भगवान दास का बने, नासरुल मुल्क का बने, अजमल मियाँ का बने। आप क्यों अपने आप को ऐसी तरह का ब्रांड पेश कर रहे हैं जो कि काबिल कबूल नहीं है? ये इतने बड़े ओहदे पे ये कंडक्ट जो है, इसमें तो इतराज होगा। तो राइट, ठीक है, इतने बड़े ओहदे पे इस कंडक्ट का एतराज होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेंटर राना मकबूल साहब आपका, ख्वानजादा चढ़ान साहब आपका, और अकरम चीमा साहब आपका। आप लोगों के व्यू पॉइंट आ गए जी। बाय द डिबेट ऑफ टुडेज शो व्हाट आई हैव रियलाइज कि जी अभी भी जो एंगर है और जो आपस में साथ बैठ के मुज़ाकरात ना करने वाली बात है वो बहुत क्लियर नज़र आ रही है। हुकूमत के किसी भी तौर से अभी तक ये माइंडसेट डेवलप ही नहीं हो रहा कि हम बैठें इलेक्शन की बात करें या इकोनॉमी की बात करें या मुज़ाकरात की बात करें। लड़ाई झगड़ा, एंगर, नाराज़गी, गुस्सा, यही एक दूसरे के दर पे नज़र आ रहा है। और क्या इससे हालात बेहतर होंगे या मज़ीद वर्स्ट होंगे, ये आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद पता चलेगा। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रज़ा सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।